गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज एक नए टॉपिक के साथ है फिर से स्वागत करते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक है हम लोग का? तो आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे, जैसे जीएसटी। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इसकी उपलब्धियों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो यह अर्थशास्त्र का टॉपिक है और यह अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम हो उसमें तो आता ही है, और खासकर बीपीएससी का मेन एग्जाम है उसमें यह अर्थशास्त्र एक यूनिट के रूप में है और जो आपके जीएस पेपर 2 का एक विषय है, 2 में आएगा। तो शुरू करते हैं। भारत में एकीकृत साझा बाजार लाने के लिए भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम कब? तो 2016 को, अधिनियम का नाम है अधिनियम 2016 को 1 जुलाई 2017 से लागू किया। अब यह जीएसटी क्या है पूरी दुनिया में? पहले हम लोग सुनते थे जीएसटी से पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। उससे पहले भी बहुत सारे देश में जब देश बना तो एक संविधान तो बन गया, लेकिन देश में न एक कानून बन पाया, न ही एक तरह का कोई टैक्स के लिए कोई व्यवस्था बन पाई। और यही कारण है कि देश में शुरू से ही ये बात पर चर्चा होने लगी कि कम से कम टैक्स यानी कम से कम कर का प्रावधान किया जाए ताकि इसको वसूलने में आसानी हो सके और लोगों को इसको टैक्स चुकाने में भी आसानी हो। तो इसी कड़ी में जीएसटी जो अभी वर्तमान में जो जीएसटी आया है, कहा जा रहा है कि यह सबसे कम टैक्स होगा, कारण कि इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं सब के सब को ये एब्जॉर्ब कर लिया है, केवल अभी पेट्रोलियम, शराब आदि को छोड़कर। और यह सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था जीएसटी? तो सबसे पहले यह फ्रांस से शुरू हुआ था। और जो भी जीएसटी या कोई भी दुनिया में नया खोज होता है, नवाचार आती है, तो सब कहाँ से? तो पश्चिम से ही आती है। तो यही जीएसटी है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह उत्पादनकर्ता से लेकर उपभोक्ताओं यानी मैन्युफैक्चरर से लेकर उपभोक्ता कंज्यूमर तक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एकल कर है, यानी इसमें अब कैस्केडिंग इफेक्ट न पड़ेगा। मतलब पहले था कि अगर जैसे गेहूं है, गेहूं का आटा बनेगा, आटा का बिस्कुट बना तो 3 लेयर हो गए और 3 जगह उसकी खरीदी बिक्री होगी, तो 3 जगह उसके टैक्स लग सकते थे। लेकिन यह है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कंज्यूमर जब खरीदेगा उसका उत्पाद, तो कौन उत्पाद? लास्ट उत्पाद हुआ बिस्किट, तो जो कंज्यूमर खरीदा तो वही टैक्स अदा करेगा। आगे देखिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया? गंतव्य आधारित कराधान प्रणाली भी इसको कहते हैं। जीएसटी प्रणाली शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? फ्रांस है, और वहाँ पर यह 1954 ईस्वी में ही लागू किया गया था। वर्तमान में 140 से अधिक देशों में जीएसटी लागू है। भारत में इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया और यह अब तक देश में सबसे बड़ा कर सुधार है और यह एक देश एक कर की व्यवस्था को परिपोषित करता है। और भारतीय संविधान में इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ी क्योंकि यह संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। जैसे अनुच्छेद 246 का ए, इसमें ए यानी जितने भी आप संविधान पढ़ेंगे और उसमें आपको ए बी या क ख जो मिलेगा वो सब उसमें बाद में ऐड किया हुआ है। इसी तरह देखिए, पहले आर्टिकल 246 था, उसमें ए ऐड हो गया। इसमें क्या लिखा गया? तो माल एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 269 ए, इसमें क्या है? अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का लेवी और संग्रह उसको कैसे किया जाएगा, टैक्स का कलेक्शन कैसे होगा और वसूला कैसे जाएगा। अनुच्छेद 279 ए, इसमें क्या है कि जीएसटी परिषद का गठन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस अनुच्छेद के अतिरिक्त संविधान के 6वें व 7वें अनुसूची में भी संशोधन किया गया। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 के कुछ प्रावधान हैं, जैसे उसका विलक्षण है। वस्तु एवं सेवा कर विषय पर कानून बनाने के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं को एक साथ शक्ति दी गई है, क्योंकि इसमें पहले तो यह जीएसटीएन परिषद बना था जो पहले प्राइवेट था, यानी उसमें राज्यों का हिस्सा कितना था? 24.5% और केंद्र का भी 24.5
5%। तो कुल कितना हो गया 49%। और बाकी बहुत सारे कंपनियों जैसे LIC हो, बैंक हो, स्टेट बैंक हो, इस तरह बहुत सारे जो कंपनियां थे स्टेट, उस सब का इसमें शेयर था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय चला कि अब यह GST जो है पूर्णतः सरकारी ही हो गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे सामान्य रूप से काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहा जाता है, तथा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों तथा चुंगी कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि जैसे राज्य करों को इसमें समाहित किया गया है, यानी शामिल कर लिया गया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय कारोबार पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST लगाने का प्रावधान है। संविधान में विशेष महत्व की घोषित वस्तुओं की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। शराब को वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के दायरे में नहीं लाया गया है। इसके अतिरिक्त 5 पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, उच्च गति का डीजल, प्राकृतिक गैस और हवाई जहाज का जो टरबाइन चलाने वाला ईंधन होता है उसको इसे बाहर रखा गया है, तथा बिजली को भी अब GST से बाहर रखा गया है, परंतु यह व्यवस्था अस्थायी है, याद कीजिए। 5 वर्षों तक राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में हुए राजस्व के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ राज्यों के अधिकार थे कर वसूलने के, लेकिन जब GST आ गया तो राज्यों के जो कर वसूलने का अधिकार थे लगभग समाप्त हो गए। तथा 7वां क्या है, तो वस्तु और सेवा कर संबंधित विवादों की जांच के लिए तथा सिफारिशों के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे और अन्य राज्यों के मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। यानी यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का एक परिचय है। यह उदाहरण है जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य भी कंपटीशन करेंगे विकास के लिए। यही कहा गया है सहयोगात्मक संघवाद। GST में कर की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन? तो 0, 5, 12, 18 और 28%। वर्तमान में तो 28% में अभी बहुत कम ही पदार्थ है, प्राय इसको विलासिता के सामान इसमें रखे गए हैं। जनता के लिए अति आवश्यक वस्तुओं पर 0% कर, जैसे दूध, खाद्य पदार्थ जो ग्रामीण खाने वाले पदार्थ हैं, ये डायरेक्ट प्राथमिक उत्पाद कही उस पर 0%, लेकिन जब वही प्रोसेस्ड आइटम होगा तो उस पर कुछ लगेगा टैक्स। आवश्यक वस्तुओं पर 5% कर लगेगा और विलासितापूर्ण वस्तुएं, तंबाकू आदि पर अभी भी हाई कर लगता है। धीरे धीरे समय के साथ इन कर श्रेणियों को कम अथवा ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि GST तो लगा था सबको एक कर करने के लिए, एक समान करने के लिए, लेकिन इसी में तो 5 स्लैब हो गया। अब आगे देखिए, GST लागू करने का सुझाव सबसे पहले कौन दिया? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। कौन? तो विजय केलकर समिति। GST बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन? तो असम। और सबसे लास्ट कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। और आगे देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर तथा राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया जाता था। इस कारण व्यवसायी उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं कर पाते थे। इसी प्रकार बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर व उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता था। ऐसे में कर के ऊपर कर लग जाता था। उसी को क्या कहा जाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट, जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये का है, उस पर पहले 10% टैक्स लग गया, अब उसका दाम कितना हो गया? 110 रुपया। क्लियर है? अब जब ग्राहक कहीं पर उसको बिक्री करेगा या राज्य में चला गया, अब वह 110 रुपया आइटम है उस पर, अब वहाँ पर टैक्स लगेगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा, तो अब वह 100 पर लग 110 पर 10%, तो 11 रुपया टैक्स लग गया। यानी जो पहले पर 10 रुपया था उस पर भी 1 रुपया ऊपर से टैक्स लग गया, यानी टैक्स अमाउंट टैक्स हो गया। तो इसी को क्या कहा गया है? इसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर से व्यवसायियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए GST का पूर्ण क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब मान लेते हैं कोई कंपनी से सामान चला, यहाँ से कोई उसका डिस्ट्रीब्यूटर सामान खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, वह पैसा यहाँ पेमेंट करेगा। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिटेलर को सामान बेचेगा यहाँ पर, तब रिटेलर पैसा पेमेंट करेगा। रिटेलर जब पैसा इसको पेमेंट करेगा तब
जो डिस्ट्रीब्यूटर को ने जो टैक्स इस कंपनी को दिया था वो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा वापस आ जाएगा। और वहीं पर जब यह रिटेलर कोई सामान अपना बेचेगा नीचे कंज्यूमर को, और जब कंज्यूमर का जब पैसा पूर्णतः यह रिटेलर अपना पैसा पूरे क्लियर करेगा, जीएसटी फाइल पूरा क्लियर कर देगा, तब इसका भी कुछ जो कैस्केडिंग इफेक्ट वाला पैसा होगा वह इनपुट के रूप में वापस आ जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर से व्यवसायियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाएगा जीएसटी का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, जिसका उपयोग वह बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। इससे कर मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडेड पर ही लगेगा और कर पर कर लगाने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यानी अब कोई कार है, कार में अलग से हेडलाइट आएगा, अलग से टायर आएगा, स्टीयरिंग आएगा, ऐसा नहीं है कि सारे पर टैक्स लगा और फिर सामूहिक रूप से जब सबका प्राइस जितना हो गया 5 लाख रुपया तो फिर 5 लाख पर टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं, तब क्या होगा, जो उसके स्टीयरिंग, उसके व्हील्स, हेडलाइट पर जो टैक्स लगा था वह वापस हो जाएगी। जीएसटी की कुछ उपलब्धियां और चुनौतियां हैं। भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार अर्थात वस्तु एवं सेवा कर के अस्तित्व में आने के 1 वर्ष पूरे होने पर 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया। यानी 1 जुलाई क्या होगा अब, तो जीएसटी दिवस है। पहला वर्ष सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों एवं नीति निर्माताओं तथा कर प्रशासकों की इनसे बेहतर तरीके से निपटने की इच्छा और क्षमता दोनों ही रूप में उल्लेखनीय रहा है। जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जीएसटी परिषद एक अत्यंत कारगर एवं प्रभावशाली निर्णय निर्माता संघीय संस्था साबित हुई है। सरकार का दावा है कि देश में जीएसटी लागू होने के पहले साल में कुल मिलाकर कर संग्रहण संतोषजनक रहा, पर ज़्यादातर राज्यों में तय लक्ष्य के मुताबिक टैक्स वसूली नहीं हो पाई के कारण साल के दौरान 47,843 करोड़ रुपए टैक्स क्षतिपूर्ति राज्यों को जारी किया गया है। अब ई वे इसमें कॉन्सेप्ट आ गया है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वे विधेयक के लागू किए जाने से देश भर में वस्तुओं की बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हुई है। यानी अगर आप कोई वस्तु आपको कहीं से कहीं ले जाना है, अगर वह 50,000 रुपये के मूल्य से अधिक है, तब आपको एक उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वह ऑनलाइन प्राप्त होता है। निर्यातकों, छोटे व्यापारियों एवं उद्यमियों, कृषि एवं उद्योग, आम उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को होने वाले लाभ की वजह से जीएसटी का अर्थव्यवस्था पर कई प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीएसटी से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला है और इससे भारत में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार आया है। क्यों? क्योंकि अब टैक्स यानी कि कर कम हुआ है। जीएसटी के तहत कई प्रकार के करों को समावेशित किए जाने से अप्रत्यक्ष करों की एक समन्वित प्रणाली ने भारत को एक आर्थिक संघ बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। मौजूदा समय में देश में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स 18% तथा इससे कम दर पर है। वहीं यह भी दावा किया गया है कि जैसे जैसे लोग इस टैक्स प्रणाली के तहत आने लगेंगे और ईमानदारी से अपना टैक्स जमा करने लगेंगे, इससे टैक्स दर की और कमी आएगी, सरकार और कम कर देगी। केंद्र सरकार ने इसे लागू होने से अब तक इसी आदर्श पर चलते हुए 300 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स कम करने का काम किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उस समय थे, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण। उन्होंने क्या कहा था कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के 1 वर्ष पूरा होने पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह 46% बढ़ी है। डायरेक्ट टैक्स कितना बढ़ा, तो 46% की बढ़ोतरी हुई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में व्यक्तिगत आयकर में 46% और कंपनी कर श्रेणी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 की बात है में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.93 करोड़ पहुंच जाने की उम्मीद है। कहा तो यह जाता है कि जब से आधार कार्ड और जो नोटबंदी हुआ है उसके कारण यह डायरेक्ट आयकर रिटर्न जो है, प्रत्यक्ष कर रिटर्न, प्रत्यक्ष कर यानी आयकर बढ़ा है, वो उसमें जीएसटी का कुछ खास योगदान न है। वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने वालों में लगभग 1 करोड़ लोग न जुड़े हैं। कुल आयकर 10.02 लाख करोड़ एकत्रित किया गया। 4 वर्षों के आयकर प्राप्ति में 57% की बढ़ोतरी हुई है। आगे देखते हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जीएसटी की प्रक्रिया काफ़ी दुरूह है, यानी कि अगर उसका फाइल आपको रिटर्न करना है तो क्या होगा, उसके लिए एक अकाउंटेंट ही चाहिए आपको कोई आम आदमी इसमें को नहीं अप्लाई कर सकता है, नहीं इसमें काम कर सकता है।
जटिल होने के साथ इंटरनेट की सेवा काफ़ी सुस्त होने के कारण छोटे व्यापारियों को रिटर्न फाइलिंग में अभी भी काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। आगे देखते हैं, जीएसटी के लागू होने के 1 साल बाद भी रिटेलर्स को रिफंड मिलना शुरू न हुआ है। अभी बार बार सुनते हैं कि राज्यों को उनका पैसा न मिल पाया है, जिसके कारण उनका पैसा सरकार के पास अटका हुआ है। जीएसटी आने के बाद छोटे स्तर के उद्योगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका अकाउंट मेंटेन जीएसटी आने के बाद छोटे स्तर के उद्योगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका अकाउंट मेंटेन करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का खर्च बढ़ गया। यह समस्या है। जीएसटी नेटवर्क के सही तरीके से काम नहीं करने से कारोबारियों को परेशानी हुई है, यह भी बात है। और देश में अभी भी जानकारी का अभाव है। देश जहाँ पश्चिमी देश जितना शिक्षित हैं, विकसित है, उतना उस स्तर का भारत में उतना शिक्षा न है, न ही उतना आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर विकसित हैं ताकि ये सब काम हो सके। तो यही कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो जीएसटी है ये अभी बीता हुआ कल हो जाएगा और फिर एक नई कोई कर प्रणाली आ जाएगी, कहा जाएगा कि वो इससे अच्छी है, लेकिन यह लिखना नहीं है। तब अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो एक नए टॉपिक के साथ, उसमें क्या देखेंगे, तो देखेंगे केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच जो विवाद हो रहा था, जिसमें केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया मांग लिया था। तो उस पर बहुत सारे विवाद हुआ था कि अब देश तो गया काम से। तो अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।